किसान ही उपजाता है इनको, और इसका बाजार इस 64 लाख करोड़ में से 44,52,000 करोड़ का है। पहली बार आंदोलन के दौर में भी 600 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और इस देश ने उफ तक नहीं कहा। जबकि इसी दौर में, जिस दौर में किसान आंदोलन कर रहा है, उसी दौर में इस देश में राशन का बाजार बढ़ता चला गया। इसी दौर में इस देश की खेती ब्रांड में तब्दील होती चली गई। लेकिन सड़क पर किसान का खून, खुदी हुई सड़कें, पानी की बौछारें, लाठीचार्ज, सब कुछ हर किसी ने देखा और मौत भी देखी। जब किसानों का खून बहा और किसानों का सर फोड़ देने का आदेश जो एसडीएम दे रहा था, उस संदर्भ में डीएम ने कहा ऑफिसर बड़ा संजीदा है, उसके इरादे नेक हैं, लेकिन उसे यह शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। लेकिन जिस दौर में 9 महीने आंदोलन चला है, उस दौर में इस देश का सच क्या है जरा यह भी जान लीजिए, क्योंकि बड़ी तेजी से इस देश में चीजें प्राइवेटाइज हाथों में चलती चली गई है और सरकार के ही आंकड़े बतलाते हैं कि इस दौर में खेती भी और राशन भी कैसे ब्रांड में तब्दील हो गया। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं आज आपसे, क्योंकि यह देश भारत का सबसे बड़ा राशन बेचने वाले रिटेल सेक्टर में तब्दील हो चला है। लेकिन जिन 9 महीनों में, इस दौर में जब किसान आंदोलन कर रहा है, उस दौर में $6.2 बिलियन यानी 45,438 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का है। उसमें अमेजन भी है, उसमें बिग बाजार भी है, उसमें फ्लिपकार्ट भी है, उसमें एपी ग्रुप भी है, उसमें रिलेम भी है, एक्सिमी भी है, एसिक्स भी है, वीवो भी है, यूनिकॉर्न भी है, माई लिमिटेड भी है। और सरकार ने अपने तौर पर क्या किया इस दौर में? एफडीआई 100% उसको लाने की व्यवस्था, इस दौर में डिजिटल इकोनॉमी उसको करने की व्यवस्था सरकार नहीं चाह रही है, या सरकार चाह रही है अब किसान तय करें, क्योंकि इस दौर में चीजें प्राइवेटाइज बहुत तेजी से हुई है। और इतना ही नहीं, जिस गाजीपुर बॉर्डर पर और जिस नोएडा बॉर्डर पर किसान बैठे रहे, उसके इर्द गिर्द दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, इन चारों जगहों पर रिटेल सेक्टर जो राशन दुकान के जरिए बिकता है, उसकी संख्या में लगभग 80 गुना की वृद्धि हुई है। इस दौर में लॉकडाउन भी था, कोविड भी थी, आंदोलन भी चल रहा था, लेकिन राशन तो हर घर को चाहिए। और राशन की इकोनॉमी किस तरीके से रिटेल सेक्टर को लाभ पहुंचाती है और यह लाभ और बाजार कितना बड़ा है, यह आपके कल्पना के परे होगा। क्योंकि इस दौर में इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो तमाम चीजों को बतलाता है, उसने जानकारी दी कि आंदोलन के दौर में राशन इस देश में ब्रांड में धीरे धीरे तब्दील होता चला गया। आप कहेंगे कितना तब्दील हो गया? यह आंकड़ा इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि भारत के भीतर जो रिटेल सेक्टर है उसका डाटा यह बहुत साफ तौर पर बताता है कि भारत में तकरीबन जितनी बड़ी तादाद में रिटेल सेक्टर की मौजूदगी है, उसका लगभग 80% हिस्सा राशन को बेचने और मुनाफा कमाने में है। 883 बिलियन डॉलर, $883 बिलियन, इसको अगर आप रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो यह 64,66,66,000 करोड़ का बनता है। इतना बड़ा रिटेल मार्केट है भारत का। और 2024 में जब तक किसान बैठने को तैयार है, तब तक माना जा रहा है कि यह बाजार बढ़कर लगभग $1.3 ट्रिलियन यानी लगभग 95 लाख करोड़ का हो जाएगा। ये ओवरऑल है। लेकिन इसके भीतर जब आप ग्रोसरी में आते हैं, यानी राशन से जुड़ी चीजों में आते हैं, जो लोग मंगाते हैं और जिसे किसान ही उपजाता है, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मसाले हो, किसान ही उपजाता है इनको। और इसका बाजार इस 64 लाख करोड़ में से 44,52,000 करोड़ का है। और 2024 तक जब तक किसान आंदोलनरत रहेगा, तब तक इसका बाजार बढ़ते बढ़ते 65,90,000 करोड़ का हो जाएगा। यह है इस बाजार की ताकत, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय तौर पर सरकार ने इसीलिए 100% एफडीआई किया है कि दुनिया भर से पैसा आना शुरू हो जाए। इस देश में पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारा प्राइवेटाइज हो जाए और पैसे के जरिए इस देश की इकोनॉमी आगे बढ़ने लगे। एग्रीकल्चर किसानों के हाथों से निकलकर पैसे वालों के हाथों में आ जाए। यह बड़ी साफ समझ है। इस समझ में कोई दिक्कत इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने जब अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू की तो बहुत खुशी के साथ बनाई कि भारत को लेकर अब दुनिया की नजर एग्रीकल्चर पर है। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है, भारत अब इंडेक्स में आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 11वें और 12वें नंबर पर आ गया है। आप कल्पना कर रहे हैं, भारत से पहले जो एफडीआई का पैसा दुनिया में अलग अलग जगह एग्रीकल्चर में लगता है, उसमें अमेरिका है, कनाडा है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, इटली है और इंडिया भी आ जाएगा। लेकिन इन तमाम जगहों पर जो एफडीआई लगती है और जहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहां पर किसानों की आय, जो प्रति परिवार किसानों की आय है, भारत की तुलना में औसत जब निकालना शुरू कीजिएगा तो वो 75 से 1000 गुना तक ज्यादा है। अब आप क्या करेंगे? भारत में किसान मजदूर में तब्दील हो जाए और दुनिया भर में जहां जहां किसानों की परिस्थितियों को देखा गया है, वहां किसानों की आय भी बढ़ाई गई है। लेकिन भारत में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान क्या करे? किसान के सामने क्या रास्ता? यह सवाल आपके जहन में तुरंत आना चाहिए। यह सवाल हम जब आपको बताएं तो उससे पहले एक चीज और बताएं। अप्रैल 2000 से मार्च 2021 तक, इस दौर में
अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक के बीच में जो DPIIT है, यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उसका डाटा बहुत साफ तौर पर बतलाता है कि $3.47 बिलियन इसी बीच में एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर के लिए रिटेल मार्केट और एग्रीकल्चर को कैपिटलिस्ट हाथों में या कॉर्पोरेट के हाथों में लाने का जो योजना बनी, उसके मातहत लाया गया। और भारत के भीतर में जो बाजार खोजे गए, उसमें भोपाल, मैंगलोर, रायपुर, रांची, गुवाहाटी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, ये सारे नए बाजार हैं, पुराने बाजार जो हैं सो हैं। अब यहां से दूसरा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत के भीतर में किसानों की आय और किसानों की कर्ज को लेकर इस सरकार ने कुछ किया है, या किसान जिस MSP का जिक्र कर रहे हैं, सरकार खुद मानती है कि अगर MSP लागू कर देंगे तो हमारे पास तकरीबन 20 लाख करोड़ का बोझ बढ़ जाएगा साहब। अब 20 लाख करोड़ का बोझ है और दूसरी तरफ आज की तारीख में 45 लाख करोड़ से ज्यादा का राशन का सामान बेचने वाला रिटेल सेक्टर है। किसान क्या करे? किसान आंदोलनरत है, 2024 तक उसने सोचा हुआ है। अब सवाल है किसान क्या करे? हमें लगता है यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, अब किसानों को क्या करना चाहिए? क्या किसान राजनीति करे? राजनीति करने के लिए उसे MLA और MP बनना पड़ेगा, सीधे तौर पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। लेकिन भारत में राजनीतिक गोरखधंधा जो पूरा का पूरा है, उसमें आपको क्या क्या करने पड़ेंगे और किसानी कैसे खत्म होगी इस देश में, और उसमें से चंद नेता निकलकर किस तरीके से सत्ता अनुकूल हो जाएंगे, यह भी किसी से छुपा हुआ बिल्कुल नहीं है। किसान राजनीति करे सत्ता के लिए, या किसान इस देश की व्यवस्था को बदल दे? यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, क्या वाकई किसानों की यह ताकत है कि वह इस देश की व्यवस्था को बदल दे? उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट को नहीं देखना है, उसे किसी दूसरी व्यवस्था को नहीं देखना है, उसे एग्रीकल्चर को ही देखना है। उसे ना तो एजुकेशन, ना ही हेल्थ सेक्टर, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर, ना ही इस देश की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ना ही इंडस्ट्री, उसे कुछ नहीं देखना है, सिर्फ उसको एग्रीकल्चर देखना है। जिस एग्रीकल्चर का मार्केट 2024 तक लगभग 65 लाख करोड़ का होने वाला है, उस बाजार को अपने कब्जे में किसान क्यों नहीं ले सकता है? यह पहला सवाल है। आपके जहन में दूसरा सवाल शुरू होगा, किसान इसे अपने कब्जे में कैसे ले? हमें लगता है इस सवाल का जवाब भी खोजने की आज बहुत जरूरत है, क्योंकि अब मौजूदा वक्त में जो मंडियां इस देश के भीतर में चल रही है, APMC की मंडी, हमने जब उसको टटोलना शुरू किया, इस देश में कुल मिलाकर APMC की 1000 मंडी है, जिसमें से ऑनलाइन ट्रेडिंग 229 मंडियों की होती है। उसमें हरियाणा की 81 मंडी है, पंजाब की 37 मंडी है, उत्तर प्रदेश की 125 मंडी है, गुजरात की 122 मंडी है, महाराष्ट्र की 118 मंडी है, राजस्थान की 144 मंडी है। लेकिन सवाल है, इस देश के भीतर में जो 1000 मंडी है और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को डील करने की स्थिति है, तो हमने टटोलना शुरू किया कितनी बड़ी तादाद में वहां पर लोग लगे हुए हैं और उन लोगों का जो काम होता है, तो उसकी जानकारी निकल कर आई। इस देश के भीतर में अगर उस मंडियों से जुड़े हुए किसानों को भी जोड़ दीजिए, जो कमीशन एजेंट्स होते हैं जिनको बिचौलिए कहते हैं, उनको भी जोड़ दीजिए, और जो व्यापारी और ट्रेडर्स कहे जाते हैं उनको भी जोड़ दीजिए, तो भी उनकी संख्या कुल मिलाकर 1,71,06,487 होती है। यह 1,71,06,487 किसान हैं। टोटल संख्या जो है 1,73,00,000 है। यानी देखिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ 2 लाख अधिकारी और कर्मचारी इस पूरी मंडी को चला रहे हैं। जो ट्रेडर्स, कमीशन एजेंट और सरकार के नुमाइंदे हैं, उनकी संख्या कुल मिलाकर 2,20,859 है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो किसान है इस देश का, उस किसान को इस देश में गांव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और स्टेट के स्तर पे, 4 स्टेज पे काम करना है। इन 4 स्टेज पर काम करने के लिए भी हमारे यहां की मंडियां काम नहीं करती है। हमारे यहां की मंडी भी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर ही जा पाती है, इसीलिए उसकी संख्या 1000 ही। पर सरकार भी अनाज खरीदने जाए तो किसानों का अपना सिस्टम का है, हमने MSP तय की है इतनी, और उसी पे हम आपको अनाज बेचेंगे, और वो अनाज भी आपको इतना बेचेंगे, आपको लेना पड़ेगा तो देंगे। तो अन्यथा इस देश में पूरा का पूरा सिस्टम जो सरकार चला रही है, उसमें उसको वोटरों को पालना और पोसना है। 5 किलो अनाज होगा, कल 10 किलो अनाज होगा। 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, कल वो 6000 हो जाएगा। लेकिन डेवलपमेंट ग्रोथ किसान की कहां होगी? और इस देश के भीतर में जब मान रहे हैं कि हम लोग इस 9 महीने के दौर में किसान के साथ बौद्धिक तबका जुड़ा हुआ है, जो आंदोलन चला, उसको एक पैरेलल तरीके से चीजें क्रिएट करनी ही पड़ेगी। अन्यथा पंचायतों में सरकार के खिलाफ नारे लगाकर हमें लगता है इस देश में सरकार ही मजबूत होती चली जा रही है, क्योंकि उसने जान लिया है हर चुनाव में जीत उसकी मजबूती का निशान है। उसके सीने पर एक नया तमगा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो जाए। सवाल सिर्फ इतना है, सत्ता चाहिए या व्यवस्था बदलनी है? सत्ता चाहने के लिए सीधी राजनीतिक दखल, जिसके लिए बाद हो सकता है ये राजनीति किसानों को ही बर्बाद ना कर दे, और दूसरी तरफ व्यवस्था परिवर्तन, उस व्यवस्था के मातहत किसान उस इकोनॉमी को आगे बढ़ाने की दिशा में आ जाएगा, जहां पे रिटेल सेक्टर का मुनाफा हो या कॉर्पोरेट का मुनाफा हो या पैसे वालों का पैसे बनाने की प्रक्रिया हो, वो सारी चीजें ढहढाकर एक ऐसे सिस्टम में तब्दील होगी जहां पर किसान उपजा रहा है, किसान तय कर रहा है। हमें ना तो सरकार की मंडी चाहिए, ना सरकार का FCI का गोडाउन चाहिए। हम अपने तरीके से चीजों को डेवलप करेंगे, और इस पाइपलाइन को बनाने के लिए जब पंचायतें हर स्तर पे इतनी, लगभग 50 से ज्यादा पंचायतें इस दौर में इस तरीके से हुई है, क्या उन 50 पंचायतों के जरिए इस देश में एक सिस्टम क्रिएट नहीं किया जा सकता है? सोचना जरूर होगा, अन्यथा प्रधानमंत्री फिर कहेंगे मेरा देश बदल रहा है,
और बदलते देश में किसान का पसीना नहीं, लोग किसान का खून देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।